Are you preparing for UGC NET or any other PSU exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. Yes, hello team. Welcome back to Tutelage Academy. So today we will be solving previous year question of December 2023 UGC NET code 55. And this is the third session. So from question number 51 to 115, we have already solved in part 1 and part 2 of the series, और आज part 3 है जिसमें हम लोग further question solve करेंगे, right? So I'll be jumping to question number 116 now. And yes, for information, question number 1 to 50 paper 1 का है, जिसे भी solve करवाया जाएगा, right? Question number 60. Yes, up to this question we had solved yesterday. So today we'll be solving from question number 116. I will be zooming out a little. The online system that helps employees attract, gather, screen, compile and manage applicants is called. क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 116 का? Yes, you can try. तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ATS, है ना? ATS, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम. इसमें क्या होता है ना, ये हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें कि सारे एम्प्लॉयर्स उस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं टू अट्रैक्ट, गैदर, स्क्रीन, कंपाइल एंड मैनेज एप्लीकेंट्स. काफी ज्यादा आसान बना देता है इस प्रोसेस को. और देयर आर सम फेमस ATS ऑल्सो, जिसका नाम भी मैं बता देती हूँ, ठीक है? तो इसमें ना देयर आर सम फेमस ATS आर ग्रीन हाउस, पिन पॉइंट, इनकेस कभी आपने नाम सुना हो, बैम्बू HR, फिर विड रिक्रूटर है ना. तो ये सारी चीजें हैं. तो ये सब ना बिल्कुल, अगर आपको हाई वॉल्यूम रिक्रूटिंग करना है, बहुत सारे कैंडिडेट का स्क्रीनिंग करना है इन हाउस टैलेंट एक्विजिशन के लिए, या फिर आपको इवेल्युएट करना है लार्ज नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, है ना, तो मैनुअली दिक्कत हो जाता है ना. हजार एप्लीकेंट्स हैं, लाखों एप्लीकेंट्स हैं जिनको आपको अगर स्क्रीन करना है एज एन HR मैनेजर. तो सारे डेटा को ट्रैक करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, हायरिंग प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम लोग ATS का यूज करते हैं, है ना. वी एज एन HR मैनेजर वी यूज दिस ATS. एक और ATS का नाम मुझे याद आ रहा है, रिपलिंग, है ना. ये सारी चीजें, बहुत सारे ऑटोमेटेड फीचर्स भी हैं इन सब में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117. Which of the following factors influence the multinational corporation to recruit host country national? कौन से फैक्टर्स यहाँ पर इन्फ्लुएंस करते हैं MNCs को कि वो होस्ट कंट्री नेशनल को चूज करें? मतलब क्या हो गया, हमारा हेडक्वार्टर एक कंट्री में है, सपोज इंडिया में, और उस कंपनी ने श्रीलंका में सब्सिडरी खोली है, ये सब्सिडरी है हमारा, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट पोजीशन है CEO का, CFO का, तो हम श्रीलंका के लोगों को ही हम यहाँ पे रिक्रूट कर रहे हैं. तो हम रिक्रूट कर रहे हैं होस्ट कंट्री के लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं. तो हम क्यों रिक्रूट करते हैं? क्योंकि यहाँ श्रीलंका के अगर वो लोग यहाँ पे टॉप पोजीशन एक्वायर करेंगे हमारी कंपनी के सब्सिडरी में, तो वो लोग हम क्या कल्चर से फैमिलियर हैं, इसलिए करेंगे, तो लोकल अडॉप्शन आसानी से होगा. टू मेंटेन एंड फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, नहीं भाई, ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल हमारे इंडिया वाले लोग भी अगर यहाँ पर जाते तो भी कर लेते. टू डेवलप गुड पब्लिक रिलेशन, यस, अगर श्रीलंका का कोई पर्सन होगा जो कि इस कंपनी में डायरेक्टर हो तो वो अच्छा पब्लिक रिलेशन बना सकता है. द कंपनीज कन्विक्शन दैट इट मस्ट मेंटेन अ फॉरेन इमेज इन होस्ट कंट्री, इसका कोई मतलब नहीं है. A और C हमें आंसर मिल जाए. पॉइंट नंबर 3, राइट? पॉइंट नंबर 3, ओके. यस, 117 का 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. हु वाज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन बॉम्बे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1938? हमने पहले पढ़ा था ना, आईडिया एक्ट हिस्ट्री में पढ़ा था कि बॉम्बे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1938 है. तो इसको किसने, इसके फॉर्मेशन में किसका सबसे इंपॉर्टेंट हाथ था? बीइंग द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इन द बॉम्बे कांग्रेस मिनिस्ट्री. तो कौन थे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इन बॉम्बे कांग्रेस मिनिस्ट्री जिन्होंने बॉम्बे ID एक्ट 1938 के फॉर्मेशन में हेल्प किया था? तो यहाँ पे जो आंसर होगा ना वो होगा GL नंदा जी ना. गुलजारी लाल नंदा जो थे ना, देखिए NM जोशी का नाम हमारा
ट्रेड यूनियन एक्ट के फॉर्मेशन में आता है। जयप्रकाश नारायण का थोड़ा लेटर पार्ट में आता है, ठीक है। और गुलजारी लाल नंदा का 1930s टू 1950s, स्पेशली 1955 तक ये काफी ज्यादा एक्टिव थे। तो इस समय क्या था कि वो 1946 टू 50 लगभग इस टाइम पीरियड में वो लेबर मिनिस्टर थे बॉम्बे गवर्नमेंट के, है ना। तो उसी समय जो लगभग इसी समय उन्होंने मतलब लेबर मिनिस्टर तो वो बाद में बने, और उनका ही इस टाइम पे 1938 के दौरान उन्होंने काफी हेल्प की थी बॉम्बे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बनाने में। उसके बाद 1946 टू 50 ये लेबर मिनिस्टर भी थे, है ना। और फिर यही वाला एक्ट जो है ना, यही एक्ट फिर इवेंचुअली सुपरसीड कर गया था, और हमारा सेंट्रल इंडस्ट्रियल जो हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है, यही एक्ट इसमें सुपरसीड कर गया था, राइट। तो पॉइंट नंबर 1 हमारा आंसर होगा गुलजारी लाल नंदा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, हु ऑथर्ड द बुक द नेचर ऑफ मैनेजरियल वर्क? वेरी वेरी इजी, 2 सेकेंड्स, है ना, 2 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन में आपको जो बस वो OMR शीट को फिल करने में जो टाइम लगता है उतना ही टाइम लगना चाहिए, करेक्ट। 119, क्वेश्चन नंबर 119, द नेचर ऑफ मैनेजरियल वर्क। मैंने आपको बताया था अपने सेशंस में, अपनी क्लासेस में, कि आपको रिपोजिटरी बनानी है अपनी ऑथर एंड बुक्स के नेम, करेक्ट, नेचर ऑफ मैनेजरियल वर्क। और मैंने आपको ये भी बताया कि जो भी बुक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, जैसे कि जब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय पीटर डकर, वो कब लिखी गई है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 1954। तो जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स है, इंपॉर्टेंट राइटर है, उनका ना टाइम पीरियड ध्यान में रखिए। ये सब मैंने बताया था, और क्यों बताया था आप इसका एप्लीकेशंस देख सकते हैं, है ना। जब अरेंज करने को आता है, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ ईयर ऑफ देयर फॉर्मेशन और समथिंग, तो उसमें वो सारे नॉलेज आप अप्लाई करके इनफैक्ट आंसर्स को डिड्यूस कर सकते हैं, अगर आंसर नहीं भी पता होगा तो, है ना। तो 1973 में ये बुक लिखी गई है, द नेचर ऑफ मैनेजरियल वर्क, ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 120, द मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ जनरल लेवल ऑफ वेजेस आर द वैल्यू ऑफ marginal product of labor, the degree of competition in the market for the products of industry, and relative bargaining power of workers and employees, है ना। तो लेवल ऑफ वेजेस जो होगा वो किस पर डिपेंड करता है? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर पे, ओके, डिग्री ऑफ कंपटीशन पे, ओके, एंड रिलेटिव बार्गेनिंग पावर ऑफ वर्कर, बिल्कुल सही है ना। वेजेस कितना देंगे इसी पर डिपेंड करता है ना। MRP कितना वर्कर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उनका कंपटीशन कितना है, रिलेटिव बार्गेनिंग पावर कितना है। मोस्ट इकोनॉमिस्ट नाउ कन्फाइन द एक्सप्लेनेशन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस इन द मॉडर्न फ्री लेबर मार्केट टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी एंड बार्गेनिंग थ्योरी, है ना, बिल्कुल सही। जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर पे डिपेंड कर रहा है, तो वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी पे हो गई, और बार्गेनिंग थ्योरी कि कितना बार्गेनिंग पावर है, तो उसी पे है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, so this is correct. Now we have to think if it is the correct explanation. Yes, it can be the correct explanation, है ना। मेन डिटर्मिनेंट ऑफ लेबर ये 3 है, और ये जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहते हैं, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है, वो कन्फाइन कर एक्सप्लेनेशन कि इन दोनों थ्योरी पे होता है। But can we see? What do you think? Can we see that it is a correct explanation? 120 का 1. I also feel so, but just I'm checking once more कि बस एक बार फाइनल में चेक कर ले रही हूँ। yes, है ना, इकोनॉमिस्ट इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आई थिंक ऑल्सो द आंसर शुड बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के ये जो प्रोविजंस है उसको अरेंज करना है, क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन, वेरी इजी, है ना। मतलब टफ आपको हो सकता है लगे, बट अगर मेरे क्लासेस आपने अटेंड किया होगा ना, तो ये पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट कर याद की होंगी चीजें, तो फिर आसान लगेगा मेरे ख्याल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 121, नॉमिनेशन किस सेक्शन में है? नॉमिनेशन इज इन सेक्शन 6. सेक्शन 6 टॉक्स अबाउट नॉमिनेशन, ओके। और उसके बाद फिर कौन कौन सी चीजें हैं, लेट्स सी। रिकवरी ऑफ ग्रेच्युटी, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, सबसे पहले पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी आता है सेक्शन 4A में, फिर सेक्शन 4 में कंपल्सरी इंश्योरेंस सेक्शन 4A में आता है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी सेक्शन 4 में आता है। उसके बाद फिर सेक्शन 6 नॉमिनेशन, सेक्शन 7 डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी,
और फिर सेक्शन 8 रिकवरी ऑफ ग्रेचुटी, जिसको अगर हम अरेंज करेंगे तो पहले 4 था, फिर 4A हो जाएगा, फिर 6, 7, 8, तो अकॉर्डिंगली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, DBCAE, है ना। तो जैसे कि आपको बताए गए हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको याद रखने हैं। ग्रेचुटी एक्ट के सारे सेक्शंस याद रखने की जरूरत नहीं है, बट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कि अरेंज करने को अगर आए तो हम कर सकें, राइट। तो सेक्शन 121 का आंसर पॉइंट नंबर डी होगा ना, ये 1, 2, DB, देन C, देन A, देन E, DBCA, पॉइंट नंबर 2, 121 2 होगा। Nobody has answered correctly. नेहा, स्मृति, सारा आपका गलत हुआ है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ से सीखने की कोशिश करिए कि जितने भी एक्ट्स करवाए गए हैं उनके नोट्स बनाइए, और क्लासेस में एटलीस्ट जितना बताया गया ना कि इतने सेक्शंस कर लीजिए, सेक्शंस का आइडिया हो जाना चाहिए, फ्रेमवर्क कि कौन से एक्ट्स में क्या कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ रही है, पहले किससे रिलेटेड सेक्शन है, फिर किससे रिलेटेड सेक्शन है ना, एक आइडिया आपको रखना होगा, है ना। When was the Royal Commission of Labour appointed under the chairmanship of J.H. Whitney? थोड़ा छोटा सा है टेक्स्ट, छोटा है क्वेश्चंस का। When was the Royal Commission on Labour appointed? सिंपल, रॉयल कमीशन ऑफ लेबर कब आया था, ईयर 1919 में। इसे 1919 में एक्चुअली क्या आई थी, व्हाइटनी कमीशन, और व्हाइटनी कमीशन जो है, नहीं आंसर इसका 1929 होना चाहिए। 1919 में आई थी व्हाइटनी कमीशन, व्हाइटनी कमीशन अंडर चेयरमैनशिप ऑफ J.H. व्हाइटनी, और फिर उसी का नाम चेंज करके रॉयल कमीशन ऑफ लेबर कर दिया गया 1929 में। तो क्योंकि रॉयल कमीशन ऑफ लेबर पूछा जा रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा करेक्ट। वेजेस फॉर्म द पाइवट राउंड विच मोस्ट ऑफ द लेबर प्रॉब्लम रिवॉल्व, है ना। तो वेजेस ही इंपॉर्टेंट पाइवट है जिसके अराउंड सारे वेजेस के प्रॉब्लम रिवॉल्व करते हैं। सारे लेबर प्रॉब्लम का जड़ एक ही है, वो है वेजेस। प्रॉब्लम कंसर्निंग द इकोनॉमिक सोशल कंडीशन ऑफ वेज अर्नर हैव नाउ बिकम टॉपिकल। टॉपिकल मतलब टॉपिक से रिलेटेड, मतलब इंपॉर्टेंट, टॉपिक ऑफ द डे मतलब इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में डिस्कशन होती है। तो प्रॉब्लम कंसर्निंग इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ वेज अर्नर्स हैव बिकम टॉपिकल। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 123 का? 123 का 1, ओके। तो क्या सारे लेबर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बस वेजेस है? वेजेस है, बट यू नो इंटरपर्सनल रिलेशंस अच्छे हो, ये भी तो जरूरी है ना। पीयर ग्रुप अच्छा हो, बॉस के साथ रिलेशन अच्छा हो, इंटरपर्सनल रिलेशन अच्छा हो, ये सब भी तो जरूरी है। दे आर नॉट considered pivot, wages is considered pivot, ये that is also true, but what do you think, है ना। जो हमारा हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट है, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट ने क्या बताया था एक्चुअली, है ना, कि ह्यूमन रिलेशन is also one of the most important factor in improving the productivity of workers, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट ने बताया था, राइट। तो प्रॉब्लम कंसर्निंग इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन है बिकम टॉपिकल, कि वर्कर्स की इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन की प्रॉब्लम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Considering all these things, what do you think should be the answer? 123 का 3, क्या wages pivot round है? I am also a little bit thinking what should be the answer. ठीक है, मुझे भी कई बार लग रहा है कि स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ऑब्वियसली स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक की बात हो रही है और सोशल कंडीशन की भी बात हो रही है ना, तो दोनों की बात हो रही है। सोशल में हम कंसिडर कर सकते हैं कि हमारा पीयर ग्रुप के साथ कैसा इंटरेक्शन है, सोसाइटी में हमारी कैसी पोजीशन है, तो वो सब कुछ हम कंसिडर कर सकते हैं। बट स्टेटमेंट 1 में मुझे डाउट हो रहा है ना, वेजेस फ्रॉम द पाइवट राउंड व्हिच मोस्ट ऑफ द लेबर प्रॉब्लम्स रिवॉल्व। ओके, तो एज ऑफ नाउ what I think is अगर in case I will see, but what I think as of now कि both statement 1 and 2 will be correct, क्योंकि ये completely incorrect नहीं है, these are not completely incorrect। यहाँ पर अगर ऐसा होता है कि wages are one of the pivot round तो बिल्कुल correct होता, but these are not completely incorrect। okay, तो इसलिए हम इसे consider करेंगे, correct ही consider करेंगे।
बिकॉज वही मैंने बताया, बिल्कुल हम रिजेक्ट नहीं कर सकते इन सबको. So both statement 1 and statement 2 are correct. This we will be correct कहना ज्यादा ठीक है, incorrect कहना थोड़ा गलत है ना. तो they are important, others are also important, but wages भी important होते हैं. So 123 का 1. Okay, right. Next question number 124 देखेंगे. Which of the following are the role of inspectors appointed by government under respective legislation? हर लेजिस्लेशन में एक इंस्पेक्टर अपॉइंट होता है. इंस्पेक्टर अगर अपॉइंट ना हो तो बाय डिफॉल्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंस्पेक्टर होता है. सो उसके रूल्स, उसके रोल देखेंगे. एनफोर्स लेबर लॉ एंड रिलेटेड रेगुलेशन. यस. एडवाइस एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स ऑन हाउ टू कंप्लाई विथ लॉज एंड रेगुलेशन. बिल्कुल सही, इंस्पेक्टर का यही काम होता है. कभी भी वो आ सकता है, चेक कर सकता है रजिस्टर्स रिकॉर्ड, देख सकता है कि लॉ एप्लीकेबल हो रहे हैं कि नहीं, मतलब लॉ अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं, और लॉ के जो प्रोविजन है अगर वो ठीक से अप्लाई नहीं होते, फैक्टर्स एक्ट के प्रोविजन ठीक से अप्लाई नहीं हो रहे, तो वो एडवाइस करता है. शो कॉज नोटिस इशू करता है टू ऑफेंडिंग एम्प्लॉइज. यस, बिल्कुल सही है. फाइल प्रोसिक्यूशन इन कंसर्न कोर्ट if despite show cause notice compliance is not secure. compliance अगर नहीं होता है, फैक्टर्स एक्ट में लिखा हुआ है जो भी चीजें, अगर उसके अकॉर्डिंग compliance नहीं हो रहा है तो फाइल प्रोसिक्यूशन इन कंसर्न कोर्ट. बिल्कुल सही है. to investigate the dispute as an arbitrator and submit the report. no. इंस्पेक्टर कभी भी आर्बिट्रेटर का जगह लेकर के डिस्प्यूट को इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा. दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग. ABCD विल बी आवर आंसर. पॉइंट नंबर 1. यस सारा, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125. Arrange in sequence the committees or commissions set up by central government in county with regard to the matters concerning labor from earliest to latest. है ना. मैंने भी कभी बताया था आपको कि जो भी बॉडीज आपको मिले पढ़ते हुए, सबका ईयर नोट कीजिए, क्योंकि इस तरह से अरेंज करने के क्वेश्चंस आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, है ना, कि जो भी कमिटीज या ट्रेड यूनियन होते हैं उनका ईयर ऑफ फॉर्मेशन के हिसाब से अरेंज कीजिए, काफी ज्यादा आ रहा है. ओके, तो Bombay Textile Labor Inquiry Committee, Royal Commission on Labor, we'll just see. ये तो मुझे याद है 1937, रॉयल कमीशन ऑफ लेबर 1929, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, है ना. ये कब आई थी? 1954, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी. इसे भोर कमेटी भी कहा जाता है. 1943 में आई थी हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी. आजादी से पहले आई थी, ठीक पहले 1943 में, जिसे हम BHORE भोर कमेटी भी कहते हैं. और इसमें क्या हुआ था ना कि एक हेल्थ सर्वे लिया गया था कि ओवरऑल इंडिया के जितने भी सिटीजन थे 1940s के समय, आजादी से ठीक पहले, उनका हेल्थ कंडीशन क्या है, ओवरऑल हेल्थ कंडीशन को असेस करने के लिए हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी बनी थी 1943 में. और फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑफ लेबर 1966. तो इजी है. अकॉर्डिंगली वी विल अरेंज नहीं भाई, BACD. पॉइंट नंबर 2. ओके, 125 का 2 होगा ना. ACBD फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट. ओके, चलिए नेक्स्ट BACD होगा, BACD. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126. विच इज नॉट अ थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर? वेरी इजी क्वेश्चन. पॉलिसी थ्योरी is a theory of labor welfare. yes. placating theory. yes. तो A और E वाला तो कैंसिल ही कर दीजिए. बचा क्या B और D. आंसर तो हमें ऐसे ही मिल गया. पॉलिसी थ्योरी इज अ थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर, है ना. प्लेकेटिंग थ्योरी इज अ थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर. उसके बाद है फिलैंथ्रोपिक थ्योरी. कोई थ्योरी नहीं है. फिलैंथ्रोपिक थ्योरी भी तो थ्योरी नहीं है. थ्योरी हाँ, मतलब थ्योरी ऑफ एफिशिएंसी, थ्योरी ऑफ एडिक्वेसी ऑफ वेजेस. तो आई थिंक द आंसर शुड बी B तो पक्का होगा, बट थ्योरी ऑफ एफिशिएंसी भी लेबर वेलफेयर की थ्योरी है, जिसे फंक्शनल थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर भी कहते हैं. तो इस क्वेश्चन में मुझे कुछ इश्यू लग रहा है. द आंसर शुड बी पॉइंट नंबर B होना चाहिए. फिलैंथ्रोपिक थ्योरी भी कह सकते हैं, ऐसा कोई नाम नहीं है, बट अगर वेलफेयर आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आप ये भी कह सकते हो. तो C और D भी सही है, बस पॉइंट नंबर B आंसर होना चाहिए, बट B एंड D लिखा हुआ है. तो इस क्वेश्चन में थोड़ा मुझे डिस्प्यूट लग रहा है, बट फिर भी अगर करना है या मार्क करना है तो B और D होगा, क्योंकि B तो डेफिनेटली होगा और B हमें बस इसी पॉइंट पे मिल रहा है, इसीलिए हम पॉइंट नंबर 3 को मार्क करेंगे. और कहीं पे भी B नहीं है. B डेफिनेटली इज नॉट अ थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर. ओके, यस. हाँ, 126 का 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127. हु डेवलप्ड एन अप्रोच
that incorporates the organization environment into organizational design. कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल सकते हैं थोड़े टफ से, तो परेशान नहीं होना है, जितना भी अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हैं कीजिए, और हो सकता है कि ये सारे क्वेश्चंस भी आपसे बन जाए। ओके, तो टॉम बर्न्स एंड जेएमएस स्टॉकन ने एक ऐसा अप्रोच डेवलप किया था जिससे ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट को ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन में इनकॉर्पोरेट किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन बताता है कि स्ट्रक्चर कैसा होगा, हायरार्की कैसी होगी, और सारे ड्यूटीज किस तरीके से डिवाइडेड होंगे, है ना। और ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी कुछ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट पे फर्क पड़ता है। अब जैसे कि मान लीजिए आप किसी पीएसयू में जॉब कर रहे हो, और वो पीएसयू जो है उसका डिसइन्वेस्टमेंट होने वाला है, अगर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि उसे डिसइन्वेस्ट करो, तो एक्सटर्नल फोर्सेस से भी इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजेस आ सकते हैं। इफ दैट पीएसयू इज गोइंग टू बी डिसइन्वेस्ट, तो उसका प्राइवेटाइजेशन होगा, दैट मींस अंडर कुछ स्ट्रक्चर चेंज होंगे, तो वहां पे भी ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट फर्क पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट कल्चर और एक्सटर्नल फैक्टर से बनता है, और ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट का क्या मिशन है, क्या वैल्यूज है, उस पर भी डिपेंड करता है। और ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन मतलब डिजाइन दैट इज ओवरऑल स्ट्रक्चर, हायरार्की, ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज का डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड ऑल। ओके, तो पॉइंट नंबर 3 टॉम बर्न्स एंड जेएमएस स्टॉकन ने बताया था कि इसको इसमें इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, व्हाट इज द maximum number of person to be nominated by appropriate government to advisory committee? Advisory committee constructed under Equal Remuneration Act 1976। बहुत आसान है, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट छोटा सा एक्ट है ना, बहुत मुश्किल नहीं है, इसको याद रखना है। सेक्शन 6 टॉक्स अबाउट एडवाइजरी कमिटी, जिसमें क्या बताया गया था कि 10 लोग होंगे, है ना, इक्वल नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन 10 लोग होते हैं एडवाइजरी कमिटी में अंडर सेक्शन 6 ऑफ इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, ऑलरेडी डिस्कस्ड। करेक्ट, यस। 128 का मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन टू बी नॉमिनेटेड। ओके, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितना है? 128 का 10 ही तो है, मिनिमम 10 होगा, राइट? हाँ 10 होगा, 5 तो नहीं है, 10 है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 128 का 10 सेक्शन 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, अगेन विच इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ लेबर वेलफेयर। अब सेम क्वेश्चन तो नहीं है, बट लेबर वेलफेयर के प्रिंसिपल से फिर हमें एक क्वेश्चन मिला है। प्रिंसिपल ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडस्ट्री, प्रिंसिपल ऑफ रीपर्सनलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप, पब्लिक रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी ऑफ वेलफेयर। तो यहाँ पे लेबर वेलफेयर के प्रिंसिपल से क्वेश्चन है। इसके पहले हमें लेबर वेलफेयर के थ्योरी से क्वेश्चन मिला था, विच आर द थ्योरीज ऑफ लेबर वेलफेयर, एंड नाउ विच आर द प्रिंसिपल ऑफ लेबर वेलफेयर। तो हमने देखा था यूनिट 9 में वी हैव टू रीड अबाउट थ्योरी, वी हैव टू रीड अबाउट प्रिंसिपल, एंड देन वी हैव टू रीड अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर वेलफेयर। 3 थिंग्स वी हैव टू रीड, करेक्ट? तो प्रिंसिपल से क्वेश्चन है, तो प्रिंसिपल ऑफ व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड बी द आंसर, है ना? क्या लगता है क्या होगा? कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं लेबर वेलफेयर के? यस, आई विल बी चेकिंग द आंसर्स। 129 का 4 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ रीपर्सनलाइजेशन, ट्रस्टीशिप, पब्लिक रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी ऑफ वेलफेयर। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रस्टीशिप तो नहीं होगा, सी बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रस्टीशिप एक प्रिंसिपल नहीं, तो हमारा आंसर पॉइंट नंबर ए हो रहा है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टोटलिटी। पब्लिक रिलेशन ये तो थ्योरी है ना, ट्रस्टीशिप भी थ्योरी है, पब्लिक रिलेशन थ्योरी, ट्रस्टीशिप थ्योरी, है ना, ये हमने पढ़ा है। लेबर वेलफेयर के ये दोनों थ्योरीज है, टोटलिटी ऑफ वेलफेयर एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेलफेयर, ये दोनों होगा पॉइंट नंबर ए और ई। सी वाला पार्ट, सी और डी वाला पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। तो ए और ई हमारा आंसर आ जाएगा 129 का 1। हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ, ट्रस्टीशिप थ्योरी है, वही तो मैंने बताया, ट्रस्टीशिप थ्योरी है और पब्लिक रिलेशन भी थ्योरी है, इसीलिए सी और डी वाला पॉइंट तो बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। तो दीज 3 विल नॉट बी देयर, और 129 का आंसर बस 1 होगा। दैट द सेम थिंग आई एम सेइंग नेहा। यस, ओके। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, एसओबीसी मॉडल। एसओबीसी मॉडल किसने दिया था? फ्रीवुड लुट्येंस, है ना, ऑलरेडी डिस्कस्ड। उन्होंने बताया था कि एसओबीसी मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आइडेंटिफाइज 4 मेजर वेरिएबल्स, और ये मैंने क्लास में ही आपको बोला था कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टिमुलस है और ये ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऑर्गेनिज्म है और ये स्टिमुलस है।
है ना। अब देखिए वही क्वेश्चन है, स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म, बिहेवियर एंड दिस इज कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो अगली बार ऑर्गेनिज्म या कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पूछा जा सकता है फुल फॉर्म में, तो याद रखेंगे, ठीक है, स्टिमुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, इन एन इनकम लेजर डायग्राम द वेज रेट इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय। इनकम लेजर डायग्राम है तो वेज रेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब देखिए डायग्राम बनाते हैं, इनकम और लेजर, एक तरफ हमारा इनकम है और एक तरफ लेजर है। इनकम क्या होता है, कंजम्पशन, है ना, कंजम्पशन। और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। जैसे कि लेजर क्या होता है, लेजर मतलब कि आप कितने घंटे आराम कर रहे हैं, और इनकम मतलब कितने घंटे आप काम कर रहे हैं, वर्क आवर कितना दे रहे हैं, कितना घंटा आपका वर्क आवर कंज्यूम हो रहा है। तो आपके पास मान लीजिए 12 घंटे होते हैं, तो इसमें आप या तो 4 घंटे लेजर, 8 घंटे कंजम्पशन करेंगे, या तो आपको बहुत आराम करने का मन है तो 6 घंटे आराम करेंगे, 6 घंटे कंजम्पशन करेंगे। तो ये कंजम्पशन वाले से आपको इनकम आएगा, है ना, और लेजर वाले से आपको इनकम नहीं आएगा। आपको बहुत, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं, तो आप 1 घंटा लेजर करेंगे और इनकम में आप 8 घंटा डालेंगे, है ना, इनकम में आप सॉरी बचा कितना 11 घंटा डालेंगे। तो अगर इसको देख के क्या लग रहा है, इसको देख के लग रहा है कि किस कौन सा कर्व बनेगा, इंडिफरेंस कर्व बनेगा। मैंने आपको बताया था ना क्लास में, इन टोटल ये 12 घंटे ही है ना, तो उसके हिसाब से क्या बनेगा, इंडिफरेंस कर्व बनेगा, इंडिफरेंस कर्व बनेगा, ठीक है। अब इंडिफरेंस कर्व बनेगा तो इसका अगर स्लोप देखेंगे, तो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या बताएगा कि चेंज इन एक्स बाय चेंज इन वाई, तो चेंज इन लेजर बाय चेंज इन कंजम्पशन, है ना। तो ये बता रहा है मतलब कि कितने पैसे देने पे आप कितना घंटा आराम करेंगे, है ना। तो वेज रेट दैट इज एक्चुअली व्हाट, वेज रेट, दैट इज एक्चुअली वेज रेट। तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व हो जाएगा आपका वेज रेट। देखिए मैं बता रही हूँ, है ना, देखिए तो ट्रेड ऑफ मतलब कितना घंटा, ये जो ट्रेड ऑफ बता रहा है ना, कि चेंज इन लेजर बाय चेंज इन कंजम्पशन। मैंने शायद ये ग्राफ उल्टा बना दिया, चेंज इन कंजम्पशन और बाय चेंज इन लेजर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कि हाउ मच इनकम द इंडिविजुअल इज विलिंग टू एक्सेप्ट फॉर 1 आवर सेक्रीफाइस ऑफ लेजर टाइम, है ना, ये उल्टा ही हो गया। तो डेल सी बाय डेल एल अगर करेंगे, ये पर कोई दिक्कत नहीं है। तो समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि एक घंटा लेजर के लिए, 1 घंटा लेजर के लिए आप कितने घंटे काम करना चाहोगे, है ना। फॉर वन, हाउ मच इनकम द इंडिविजुअल इज विलिंग टू एक्सेप्ट, कितना इनकम आप एक्सेप्ट करना चाहोगे फॉर 1 आवर ऑफ लेजर, दैट इज व्हाट इट इज टेलिंग। तो वही हमारा क्या हो जाता है, वेज रेट हो जाता है। तो जो स्लोप है, स्लोप ऑफ लेजर इनकम कर्व टेल अस अबाउट ट्रेड ऑफ, ट्रेड ऑफ बिटवीन इनकम एंड लेजर। तो इनकम और लेजर का बीच का जो ट्रेड ऑफ, कितने घंटे काम करेंगे तो कितना घंटा आराम करना पड़ेगा और कितना वेज रेट मिलेगा अकॉर्डिंगली, है ना। यहाँ पे कम वेज है, यहाँ पे ज्यादा वेज है, यहाँ पे कम वेज है, राइट। तो वेज रेट कैसे पता चल रहा है, इसके स्लोप से। तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व हम डेफिनेटली इसको कह सकते हैं, ओके। यस, 130 का 131 का 1 हो जाएगा, इसके स्लोप से पता चलेगा। समझ में आ रहा है ये इंडिफरेंस कर्व क्यों होगा और क्या क्या चीजें हैं, है ना, ओके। जिसे थोड़ा भी डाउट लगे तो लेबर मार्केट का जो सेशन है उसे दोबारा देखिए, तो आई होप समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 132, अकॉर्डिंग टू whom मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। ये भी क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, मैरी पाकर फॉलेट, है ना। मैरी पाकर फॉलेट मैंने बार बार बताया है, उनका ये डेफिनेशन है। साथ ही साथ मैंने बताया था कि क्लास में डेफिनेशन आते हैं, तो जितना भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होगा आपको बताया जाएगा, कोई सा भी आ सकता है, राइट। ये है क्वेश्चन नंबर 133, given below are two statement, assertion and reason. It is employee's perception of a situation that becomes the basis for his or her behavior. आपका बिहेवियर कैसा है वो डिपेंड करता है आपने सिचुएशन को किस तरीके से परसीव किया है, ओके, ठीक है। इंडिविजुअल्स बिहेव इन अ गिवन मैनर बेस्ड नॉट ऑन द वे देयर एक्सटर्नल एनवायरमेंट इज, बट रादर on what they see or believe it to be. क्वेश्चन नंबर 133, प्लीज आंसर, अपने हिसाब से आंसर कीजिए। ये भी बिल्कुल ट्रू है और ये भी बिल्कुल ट्रू है ना। एक्सटर्नल एनवायरमेंट पे बहुत ही कम डिपेंड करता है और ज्यादा डिपेंड करता है कि व्हाट दे सी और बिलीव इट टू बी, है ना। तो इन दैट वे द इंडिविजुअल्स बिहेवियर, इंडिविजुअल का बिहेवियर होता है। तो इंडिविजुअल का बिहेवियर दिख रहा है किससे, परसेप्शन से। परसेप्शन इज व्हाट यू सी और बिलीव इट। तो वही है, बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation. Yes, 133 का 1. Next 134.
Which of the following is are correct about lockout? लॉकआउट के बारे में क्या क्या चीजें सही है? लॉकआउट इज द क्लोजर ऑफ अ प्लेस ऑफ बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल सही। और लॉकआउट इज एंटीथेसिस ऑफ स्ट्राइक, स्ट्राइक का ठीक ऑपोजिट है। यस, एब्सोल्युटली, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर एम्प्लॉयर बंद कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। लॉकआउट इज द क्लोजर ऑफ एन industrial undertaking because the existence or apprehension of an industrial dispute, violence or damage. हो सकता है lockout is closer because of existence of an apprehension of an industrial dispute, violence and damage। किसी भी तरह से किसी भी रीजन के कारण लॉकआउट हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस थिंग। कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो गया, वायलेंस हो गया, डैमेज हो गया तो लॉकआउट हो गया। तो लॉकआउट मीन्स टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रिट्रेंचमेंट। नहीं भाई, लॉकआउट में हम लॉकआउट का मतलब ये नहीं कि टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। लॉकआउट का मतलब कि किसी रीजन के कारण फिलहाल ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दिया गया है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी एंड सी ओनली होगा, पॉइंट नंबर डी बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। ओके, 135 मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी किससे रिलेटेड है? सेल्टेक कहते हैं ना, चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है। ए का 3 इसमें आंसर मिल गया, कितना आसान था। ए का 3 और किसी में है ही नहीं। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड मिनिमम वेजेस एक्ट में है, हमने पढ़ा था। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड हमारा कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में भी है। हाँ, उसके बाद फिर सी का 4 है ना। हाँ, एक्सपर्ट कमेटी बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर में है, जो कि मैंने आपको कभी एग्जांपल देके बताया था कि किसी आईआईटी के बच्चे ने एक वेस्ट प्रोडक्ट से ब्रिक्स बनाया है, तो उस ब्रिक्स को किस तरह के बिल्डिंग्स में यूज किया जाना चाहिए, ये कौन बताएगा? एक्सपर्ट कमेटी। इट इज एक्सपर्ट इन फैक्ट। साइट अप्रेजल कमेटी फैक्टर्स एक्ट में रहता है। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, प्लीज मैच इट। 136, सिचुएशनल इंटरव्यू, बिहेवियरल इंटरव्यू, जॉब रिलेटेड, स्ट्रेस इंटरव्यू। स्ट्रेस इंटरव्यू में कैंडिडेट को ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ताकि वो स्ट्रेस में आ जाए, अनकंफर्टेबल हो जाए। तो डी का 3 लग रहा है। ओके, अनकंफर्टेबल। सिचुएशनल इंटरव्यू, आपसे सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको अगर भारत का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ये होता है सिचुएशनल इंटरव्यू। तो और हाउ कैंडिडेट वुड बिहेव इन अ गिवन सिचुएशन, ये हो गया ए का 2। ओके, ए का 2, डी का 3 इसमें है, ये दोनों होगा। जॉब रिलेटेड, ओके, और बिहेवियरल। जॉब बिहेवियर से क्वेश्चन है तो बिहेवियरल हो जाएगा, बी का 4, सी का 1, पॉइंट नंबर 4। ओके, तो बस पढ़ना है, यहाँ से भी कीवर्ड ढूंढने हैं। जॉब रिलेटेड बिहेवियर, तो जॉब रिलेटेड बिहेवियर यहाँ पे बिहेवियरल में, जॉब रिलेटेड इंटरव्यू में, सॉरी ये हो जाएगा, कुछ तो मिस्टेक किया मैंने। ध्यान से पढ़िएगा और कीजिएगा। डी का 3 होगा। ओके, लेट्स रीड द फुल सेंटेंस। यस, द आंसर शुड बी दिस। Sorry, situational interview on how the candidates reacted to actual situation in the past. A का 1, B2 behavioral interview, how the candidates would behave in a given situation. Stress interview uncomfortable बनाने के लिए, और job related interview में job related questions पूछे जाते हैं that focus on relevant past job related behavior. Point number A should be the answer. 136 का 1 होगा, 136 का 1 होगा स्मृति, है ना। ध्यान से देखिए, जो भी सेंटेंसेस है उसको ध्यान से पढ़िए, ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा। पॉइंट नंबर ए 1 ही आंसर होगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है, आराम से पढ़ना है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़े। 137, a performance appraisal method which keeps a record of uncommonly good or undesirable and reviewing it with employee at predetermined times is known as। अगर हम रिकॉर्ड रखते हैं बहुत अच्छा आपका बिहेवियर कभी रहा है तो, या किसी दिन आपका बिल्कुल अनडिजायरेबल बिहेवियर रहा है ना, तो ऐसे बिहेवियर का अगर हम रिकॉर्ड्स रखते हैं और अप्रेजल के समय इनको यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, है ना, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। ओके, 137 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 138, अंडर द प्रोविजंस ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स इन द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट, जो कि सारे कमिटीज और सब कमिटीज के काम को कोऑर्डिनेट करती है और फाइनली मिनिमम वेजेस एक्ट को डिसाइड करती है, तो उसमें 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? इंडिपेंडेंट। 1/3 ऑफ टोटल मेंबर्स इंडिपेंडेंट होते हैं, करेक्ट। ओके,
188 का आंसर पॉइंट नंबर 3 है। 138 का 3 है भाई, 1/3 हमने क्लासेस में इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए हैं, 1/3 होगा, है ना। 1/3 ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स, एक बार आप चेक कीजिए, 1/3 है स्मृति। ओके, क्वेश्चन नंबर 139 देखेंगे। एनालाइज द फॉलोइंग स्टेप्स इन सीक्वेंशियल ऑर्डर फॉर डिजाइनिंग अ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। वेरी गुड क्वेश्चन, ये भी क्लास का एक क्वेश्चन है। आई एम सो सरप्राइज्ड, सब सॉल्व करवाया हुआ क्वेश्चन है क्लास का, है ना। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के सीक्वेंशियल के कोई स्टेप्स में अरेंज करना है इन अ सीक्वेंस। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है, एज एन इंटरव्यूअर आप क्वेश्चंस को पहले डिसाइड करते हो, बेंचमार्क आंसर्स को पहले डिसाइड करते हो, फिर आप इंटरव्यू लेते हो 1 by 1 और कंपेयर करते हो कैंडिडेट का आंसर्स एज टू बेंचमार्क आंसर्स। बेंचमार्क आंसर्स से आप कंपेयर करते हो और उस हिसाब से फिर आप कैंडिडेट का सिलेक्शन करते हो, रेट करते हो उनको। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, जॉब एनालिसिस करते हैं, है ना। जॉब एनालिसिस करके जॉब की मेन ड्यूटी को रेट करके, पहले आप अपने जॉब एनालिसिस किया, आप मान लीजिए पैनल में हो, आप क्या करोगे, आप पहले देखोगे कि आपको इंटरव्यू किस जॉब के लेनी है, जॉब एनालिसिस करोगे, उसके बाद जॉब की मेन ड्यूटीज को रैंक करोगे, फिर मेन ड्यूटीज के हिसाब से आप इंटरव्यू क्वेश्चंस तैयार करोगे। इंटरव्यू क्वेश्चन को तैयार करके आप उसी के हिसाब से बेंचमार्क आंसर्स रेडी करोगे और उसके बाद इंटरव्यू पैनल को अपॉइंट करोगे, है ना। उसके बाद इंटरव्यू पैनल अपॉइंट करोगे और इंटरव्यू लोगे, करेक्ट, है ना। सो एज पर दिस CDAEB पॉइंट नंबर 2, 139 का 2, ओके, यस, ठीक है। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, वेरी वेरी इजी। कार्ल मार्क्स, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। नेक्स्ट आप लोग कीजिए, बताइए मुझे पॉइंट नंबर कौन सा होगा, 140 ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास, यस 141 कार्ल मार्क्स का होगा, सेलिक पर्लमैन, रॉबर्ट हॉक्सी, ट्रेड यूनियनिज्म इन यूएस, जीडी कोल, द वर्ल्ड ऑफ लेबर, सेलिक पर्लमैन, अ थ्योरी ऑफ लेबर मूवमेंट। वेरी गुड, 140 का 1, यस। चलिए, अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, 2 कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है और हर से 5-5 क्वेश्चन है और बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, यू कैन डू इट इजिली। सो इफ यू वांट विल सॉल्व इट है। चलिए, आई विल गिव यू सम 30 to 60 seconds to read it and then we will be solving 5 questions on this passage. Let's read the passage. चलिए, ओके, देखिए यहाँ का ट्रिक ये है कि पूरे पैसेज को शुरुआत में आपको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है कि आप बहुत ज्यादा टाइम दे दें, जस्ट गिव अ रफ रीडिंग की आइडिया मिल जाए कि पैसेज किस चीज से रिलेटेड है। उसके बाद क्वेश्चंस पे जंप करेंगे, फिर आंसर्स को देखेंगे। What needs to take a leadership role to accelerate job creation according to the survey? What needs to take a leadership role to accelerate job creation? Okay, so यहाँ पे हमने देखा है ना। So yes, in paragraph 1 हमने जॉब क्रिएशन के बारे में कुछ पढ़ा था, तो we'll go back and look into that. हाँ, प्राइवेट कैपेक्स soon tends to take up leadership role to put job creation, है ना। तो प्राइवेट कैपेक्स लीडरशिप रोल लेगी टू पुट जॉब क्रिएशन ऑन फास्ट ट्रैक। तो जॉब क्रिएशन को फास्ट ट्रैक करने के लिए प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स, तो और आंसर विल बी पॉइंट नंबर 1. So like that you have to search the keyword of questions in paragraph. Okay, what played a role in boosting consumer sentiment and consumption rebound in India? Customer sentiment and consumption को रिबाउंड करने में किसका हेल्प में किसने एक रोल प्ले किया? कंज्यूमर सेंटिमेंट एंड कंजम्पशन रिबाउंड, वेयर वी हैव सीन दिस, इस कीवर्ड को ढूंढेंगे। यस, हियर वी कैन सी पैराग्राफ 1, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट वैक्सीनेशन लिफ्ट कंज्यूमर सेंटिमेंट दैट मे प्रोलॉन्ग द रिबाउंड इन कंजम्पशन. ओके, सो वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव, दिस इज आवर आंसर, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव. ओके, question number 143, what factor has contributed to the recovery of MSME sector? MSME के बारे में हमने यहाँ पे देखा है, तो credit cost to MSME has been remarkably high, supported by emergency credit linked guarantee scheme. So our answer will be ECLGS. Point number 2 will be our answer. So like that you have to just look for keyword and find out the answers. Next, question number 144. What were the two main factors contributing to economic growth in financial year 2023?
तो इकोनॉमिक ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2023, यहाँ पे पहले लाइन में मिल रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 23 हैज बीन प्रिंसिपली लेड बाय प्राइवेट कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन. मिल गया आंसर, प्राइवेट कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन, पॉइंट नंबर 4. नेक्स्ट 145. Given below are two statement, India's economic growth has been principally led by boost in agricultural export. यही गलत है. Indian economic export has been principally led by private consumption and public and capital formation. Led by private consumption and capital formation. तो point number 1 is wrong. Point number 2 देखेंगे. Inflationary impulses from reopening of China's economy turned out to be neither significant nor persistent. तो इस सेंटेंस को हम देखेंगे. यहाँ पे चाइना के बारे में इधर लिखा हुआ है ना, चाइना के बारे में इस पैराग्राफ में लिखा है. So हाँ, here you can see inflationary impulses from the reopening of Chinese economy turned out to be neither significant nor persistent. तो सेम सेंटेंस दिया हुआ है, सेम सेंटेंस जो कि यहाँ पे है वही यहाँ पे भी दिया है. तो दिस इज ट्रू. सो आवर आंसर विल बी स्टेटमेंट 1 is incorrect but statement 2 is correct. Point number 4, right? तो very easily we have solved. So like that we will solve another passage. ये थोड़ा छोटा सा passage है. We'll just give 30 seconds to read it and we'll be solving the questions. Yes, we'll be solving now. In the context of gig worker, what are platform worker? तो here we can see सबसे पहले गिग वर्कर के बारे में यहाँ लिख दिया हुआ है कि गिग वर्कर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर एंड नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर. तो व्हेन गिग वर्कर यूज ऑनलाइन एल्गोरिदम मैचिंग प्लेटफॉर्म वेबसाइट्स देन दे आर नोन एज प्लेटफॉर्म वर्कर. सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दोज हु वर्क ऑनलाइन, those who use online platform to connect with customers. Point number 3 will be our answer, है ना. ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा. Question number 147. Assertion or reason. Recently the world has experienced a rise in the number of gig workers. Yes, बिल्कुल सही. इसी के बारे में ही ये पैराग्राफ है कि rise of gig workers कितना हुआ है वही बताया जा रहा है. During the last couple of decades with the expansion of technology, internet, urbanization and more recently COVID-19 pandemic, the debate on what is future of work has been rife among employees. तो सेम सेंटेंस जो कि यहाँ पर है वही इसी सेंटेंस को दे दिया गया है कि with the expansion of technology, internet, urbanization, the debate on what is future of work has been rife among employees. तो फर्स्ट सेंटेंस ही यहाँ पे लिखा हुआ है. तो this is also true. तो both statement are true and it is the correct explanation also, है ना. This is the reason that there is a rise in number of gig workers. 148. What factors have contributed to the ongoing debate about future of work? तो ये जो ongoing debate है future of work, इसमें कौन कौन से फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? तो ये सेम थिंग, एक्सपेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, अर्बनाइजेशन एंड कोविड-19 पेंडेमिक, यही इफेक्ट कर रहे हैं. तो हमारा आंसर वही हो जाएगा, टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन, अर्बनाइजेशन, कोविड-19 पेंडेमिक. पॉइंट नंबर 4, है ना. आराम से क्वेश्चंस हमें आंसर्स मिल जा रहे हैं. 149 देखेंगे. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, एक असर्शन है एक रीजन है. देयर आर टू सबसेट्स टू गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म एंड नॉन प्लेटफॉर्म. बिल्कुल सही है, वही यहाँ पे भी लिखा है ना. टू सबसेट टू गिग वर्कर. नीति आयोग रिपोर्ट कंसिडर्ड गिग वर्कर एज दोज एंगेज्ड इन वर्क आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय अरेंजमेंट. अब नीति आयोग की रिपोर्ट के बारे में जो लिखा था उसे भी पढ़ेंगे. हाँ, नीति रिपोर्ट कंसिडर्स गिग वर्कर एज दोज एंगेज्ड इन वर्क आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉय एम्प्लॉयर अरेंजमेंट. So the same sentence has been written here. So this is also true. So both are true. और ये इसका explanation, हाँ ये explanation नहीं है इनफैक्ट, है ना. ये एक statement है and this is another statement. करेक्ट. नीति आयोग जो है वो गिग वर्कर को दो पार्ट, गिग वर्कर का डिफाइन कर रही है कि गिग वर्कर क्या होते हैं, जो कि ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय अरेंजमेंट से बाहर काम करते हैं. और इसके दो सबसेट है, प्लेटफॉर्म एंड नॉन प्लेटफॉर्म. ये दोनों जस्ट ट्रू है, ये दोनों ट्रू हैं बट कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 2. बोथ आर ट्रू बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, है ना. दोनों इसका ये इस असर्शन का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन. According to 2019 report of World Bank Group, what percentage of global active force participates in gig economy? तो 2019 World Bank report देखेंगे क्या है. 2019 World Bank report, less than 0.5 of the active labor force were there in gig economy. Less than 0.5. Point number 1 will be our answer, right? तो ये जो लास्ट 10 क्वेश्चंस हैं, इसके 20 मार्क्स तो आपको 100% लाना है. That too not giving too much time.
ज़्यादा टाइम भी नहीं होना चाहिए। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव आपके लिए स्कोरिंग और विथ 100% एक्यूरेसी ऐसा होना चाहिए, और बाकी सारे क्वेश्चंस भी मैंने एक्सप्लेन किए। सो आई होप ये जो 3 सेशन थे दिसंबर 2023 पे, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे। और फर्दर आपको किसी टॉपिक पे कोई डाउट हो या कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए हो किसी क्वेश्चन पे, तो कमेंट कीजिएगा। ग्रुप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर के साथ। सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट again if required, right? So I'll be ending the session today, and yes, thank you all for your time. Thank you.